डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने कपलिंग्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है, उनका मटेरियल क्या होता है और कपलिंग को किस कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, टाइप्स के हिसाब से उनको कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके बारे में पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज इस क्लास में हम लोग कैम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के अंदर पावर को या मोशन को या स्पीड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों ने अभी तक बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव, फिर क्लचेस, उसके बाद हम लोगों ने कपलिंग्स, इनके बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन में और एक चीज़ एडेड हुए, उसे कहा जाता है कैम और कैम ड्राइव। कैम और कैम ड्राइव ये जो चीज़ है, इसके ज़रिए हम लोग अलग अलग या ऐसा कह सकते अनइवन मोशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करके पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमें ये कैम ड्राइव या कैम सिस्टम जो है, जिसे कैम फॉलोअर सिस्टम भी बोला जाता है या कैम ड्राइव भी बोला जाता है, तो इसे हमें मोस्ट ऑफ ऑल इंजन के अंदर देखने को मिलता है। बड़े बड़े इंजन्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया हुआ रहता है, या हम लोग कहे तो इसको कन्वेयर सिस्टम में भी इस्तेमाल में लाया हुआ रहता है। तो कैम जो होता है, ये कैम हमेशा इंडिविजुअली इस्तेमाल में नहीं आता है। उसे इस्तेमाल करना है या उसके थ्रू मोशन और पावर को ट्रांसमिट करना है पर्टिकुलर तरीके से, तो उसके लिए फॉलोअर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो ये हमेशा पेयर में होता है। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कैम जो है, ये जो घूमने वाली चीज़ है, मूव होने वाली चीज़ है, इसे कहा जाता है क्या? कैम। इसके ऊपर अलग अलग प्रोफाइल बनी हुई रहती है और प्रोफाइल के हिसाब से मोशन या सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के ऊपर से ये व्हील जो है, दैट इज नोन एज अ फॉलोअर, वो व्हील क्या होता है, मूव होता है या घूमता है, और उसके हिसाब से ही क्या होता है, अलग अलग सिग्नल्स जो है, ये सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। मतलब ही पावर, मोशन या स्पीड को ट्रांसमिट किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो उसी के एग्जाम्पल से टाइप जो है हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो गियर या हम लोग स्प्रॉकेट की तरह यहाँ पे व्हील दिखाई दे रहा है, उसके हर एक एंड में हम लोग देखेंगे तो रोलर लगे हुए हैं, और वही यहाँ पे गियर के जैसे स्पाइरल ग्रू बना हुआ ये सिलेंड्रिकल रॉड बिठाया हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से ये मूव होते हुए क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस तरीके से, और इसके अलावा ऐसे अलग अलग डिजाइन्स में हमें कैम फॉलोअर्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए हुए दिखाई देते हैं। तो ये मोशंस और पावर को एक पर्टिकुलर एंगल में, या हम लोग कह सकते हैं अलग तरीके से ट्रांसमिट करते हुए हमेशा मिलते हैं। तो क्या है, इन कैम फॉलोअर्स को इंडस्ट्री में क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है? जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर हमें पावर या मोशन को या स्पीड को किसी अलग एंगल से या वेरिएशन में हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है, तब वहां पे ना ही बेल्ट ड्राइव काम में आता है, ना ही चेन ड्राइव काम में आता है, ना ही आपका रोप ड्राइव काम में आता है, ना ही गियर ड्राइव काम में आता है। सो उन जगहों पे ये वेरिएशन जो होता है या वेरिएशन वाला ट्रांसमिशन जो होता है, जब रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसी जगहों पे कैम और कैम फॉलोअर जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो कैम जो है, ये कैम एक सिलेंड्रिकल प्लेट, मतलब शेप में ये सिलेंड्रिकल हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैम हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। या यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रूड प्लेट दिखाई दे रही है, जैसे ये घूम रही है, इट इज अ ग्रूड प्लेट है, सर्कुलर डिस्क है। तो शेप कौन सा है इसका? सिलेंड्रिकल है। या फिर ये सॉलिड प्लेट की हो सकती है,
सॉलिड प्लेट की हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड प्लेट है, ये एक सॉलिड प्लेट है, ये भी एक सॉलिड प्लेट है। तो ये सॉलिड प्लेट की हो सकती है। सिलेंड्रिकल टाइप हो सकती है, एक्सियल सिलेंड्रिकल कैम यहाँ पे दर्शाया गया है, दैट इज नोन एज अ कैम। सिलेंड्रिकल पीस जो है इट इज नोन एज अ कैम। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में हो सकती है, फ्लैट शेप में हो सकती है, प्लेट के तौर पे हो सकती है, जिसके ऊपर या जिस पर सरफेस या ग्रूव बना हुआ रहता है। मतलब क्या है, उसके ऊपर एक प्रोफाइल बनी हुई रहती है, या फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ग्रूव मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्रूव्स, यहाँ पे हेलिकल ग्रूव्स है, यहाँ पे देखो हेलिकल ग्रूव्स है, यहाँ पे ग्रूव बनाया गया अंडे के शेप में जो यहाँ पे दर्शाया गया है। या फिर ये फ्लैट है और उसके ऊपर क्या बनाया गया है, प्रोफाइल बनाई गई है। तो इसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल वाला सरफेस मिल सकता है या ग्रूव बना हुआ मिल सकता है, जो कि उसके साथ कांटेक्ट में आने वाला फॉलोअर के साथ एक स्पेशल या फिर अनियमित मोशन जो होती है उस मोशन को उत्पन्न करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ जगह पे कैसे होती है, मोशन जो होती है ये कैसी रहती है, नियमित रहती है। अगर हम लोग देखेंगे ये अंडे के शेप में, तो इसकी मोशन कैसी रहेगी, सीमित रहेगी। अगर यहाँ पे शेप देखेंगे तो ये कैसा है, ये शेप सिमिलर है, तो उसका मोशन भी सिमिलर रहेगा। यहाँ पे ये जो ग्रूव बनाया गया है, ये ग्रूव कैसा है, कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं, तो उसी में वो फॉलो करता रहेगा। फॉलोअर किसको कहा जाता है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे होने वाला जो व्हील दिखाई दे रहा है, रोलर या व्हील जिसे कहा जाता है, दैट इज नोन एज अ फॉलोअर। ये फॉलोअर सिस्टम है, यहाँ पे वो लिखा गया है फॉलोअर। तो ये फॉलोअर है और ये फॉलोअर व्हील है, तो ये यहाँ पे दिखाया है, दैट इज नोन एज अ फॉलोअर। यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पिंक कलर से दिखाया गया है फॉलोअर। यहाँ पे जो रोलर से दैट इज नोन एज अ फॉलोअर, या रोलर बेरिंग जो लगाई हुई रहते दैट इज नोन एज अ फॉलोअर, छोटे शेप की। तो ये फॉलोअर है। तो फॉलोअर क्या करता है, उस शेप्स के अंदर घूमने का काम करता है, या उस प्रोफाइल के अंदर जाके बैठता है और उस प्रोफाइल के साथ में घूमता है। तो मोशन जो है ये कैसी होती है, ये कांस्टेंट होती है। मतलब क्या है, कुछ जगह पे अगर जो मोशन क्रिएट करने वाले ग्रूव या स्लॉट है ये अगर सिमिलर होंगे तो यहाँ पे सिमिलर मोशन क्रिएट होगी, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक स्पेशल मूवमेंट या मोशन वहाँ पे क्या हो रही है, उत्पन्न की जा रही है। या फिर अनियमित मोशन, अनियमित मतलब क्या है, मोशन ऐसी है जहाँ पे पार्ट घूम रहा है लेकिन फॉलोअर जो है वो इक्वली उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रोफाइल कैसी है, तो आड़ी टेढ़ी है, ऊपर नीचे हो रही है, उबड़ खाबड़ हो रही है, और इसमें कोई भी नियमितता नहीं है। मतलब क्या है, सिमिलरिटी नहीं है। ये प्रोफाइल कैसी है, अगर हम लोग देखेंगे तो उबड़ खाबड़ है। तो ऐसे प्रोफाइल को भी क्या करता है, वो फॉलो करता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये कैसे होती है, एक अनियमित मोशन को भी ये उत्पन्न करता है जब अनियमित सरफेस वहां पे बनाया गया होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि फॉलोअर सरफेस जो होता है, उस फॉलोअर जिस सरफेस के ऊपर घूमता है वो अगर सरफेस अनियमित है तो फॉलोअर कैसा मोशन उत्पन्न करेगा, अनियमित मोशन उत्पन्न करेगा। ये ध्यान में रखना है, या मोशन को अनियमितता से ट्रांसफर करने का काम करेगा। सो कैम के साथ अलग अलग टाइप के फॉलोअर जो होते हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फॉलोअर्स कौन किसे कहा जाता है, दैट इज दिस इज नोन एज अ फॉलोअर। ओके, जिसके नीचे फॉलोअर व्हील लगा हुआ रहता है, दिस इज नोन एज अ फॉलोअर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉलोअर। तो ये जो फॉलोअर्स होते हैं, ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरो से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोलर टाइप, यहाँ पे एक रोलर टाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है बेरिंग के जैसा फॉलोअर। तो ये जो फॉलोअर होते हैं, ये फॉलोअर जैसे कि नाइफ एज, रोलर टाइप फॉलोअर, टेपर रोलर टाइप फॉलोअर, सिलेंड्रिकल फॉलोअर, ऐसे अलग अलग टाइप के कैम के फॉलोअर जो है वो इस्तेमाल के ऊपर से डिजाइन किए हुए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो कैम जो है, ये कैम मुख्यतः देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। सो कैम के बहुत सारे टाइप्स है मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से कुछ जो मुख्य टाइप्स है, उन 3 मुख्य टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो उनके बारे में मैंने पहले यहाँ पे स्लाइड में लिखा है। कौन से 3 टाइप है, तो पहला टाइप जो होता है उसको कहा जाता है प्लेट कैम। कुछ लोग उसको रेडियल कैम के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसको फ्लैट कैम के नाम से भी जानते हैं। सो प्लेट कैम, रेडियल कैम या फ्लैट कैम, कुछ लोग उसको फ्लैट प्लेट प्रोफाइल कैम के नाम से भी पहचानते हैं।
तो ये अलग अलग नाम इस कैम को दिए गए। दूसरा जो है उसको कहा जाता है ग्रूड प्लेट कैम, और तीसरा जो है उसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल कैम। तो पहला टाइप के बारे में जानते हैं कि जिसे हम लोग प्लेट कैम कहते हैं, रेडियल कैम कहते हैं, फ्लैट कैम कहते हैं, या कुछ लोग उसको फ्लैट प्लेट प्रोफाइल कैम भी कहते हैं। तो ये जो कैम है, ये प्लेट कैम, इस प्रकार का कैम जो होता है उसके कैम में फॉलोअर कैम के एक्सिस के लंबरूप प्लेन में चलता है, एक्सिस के लंबरूप प्लेन में चलता है, जिससे कैम के घूमने के साथ फॉलोअर ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या है, ये कैम बना हुआ है अनियमित सरफेस वाला, अनइवन प्रोफाइल है, इवन प्रोफाइल नहीं है, अनइवन प्रोफाइल है। तो ये प्रोफाइल के ऊपर कैम जो है फॉलोअर के साथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो कैम आगे पीछे जैसे होता है उस प्रोफाइल के ऊपर से ये फॉलोअर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। सो इसकी पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो उसके साथ में कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में इसकी पोजीशन रखी जाती है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। फॉलोअर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। कैसे, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में, जिसको हम लोग लंबरूप कहते हैं। एक्सिस के साथ में लंबरूप। एक्सिस किसका एक्सिस, तो जो ये कैम है उस कैम का जो एक्सिस है उसके साथ में ये लंबरूप चलते हैं। लंबरूप मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ही 90 डिग्री में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के कैम को प्लेट कैम या रेडियल कैम, या कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, फ्लैट कैम या फ्लैट प्लेट प्रोफाइल कैम। उसके बाद दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं, ग्रूड प्लेट कैम। ग्रूड प्लेट कैम जो होता है, इस प्रकार के कैम में फॉलोअर कैम के ग्रूव में मूव करता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। सो इस ग्रूड प्लेट कैम के अंदर क्या होती है, ग्रूव बनी हुई रहती है, मतलब खांचा बना हुआ रहता है, और इस खांचे के अंदर जो कैम और फॉलोअर होता है, मतलब जो कैम होता है उसके अंदर फॉलोअर उस ग्रूव के अंदर देखेंगे तो हम लोग ये ग्रूव में उसको बिठाया गया है, सिलेंड्रिकल टाइप ये फॉलोअर है, और वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, उसके साथ में ही क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो जैसे ही मोशन अलग अलग तरीके से जनरेट करेगी, वो क्रिएट होने वाली या जनरेट होने वाली मोशन किस तरीके से रहेगी, जो प्रोफाइल या ग्रूव कैम के अंदर बना हुआ है तो उसके मूवमेंट के हिसाब से ही क्या होगी, मोशन जो है ये मोशन जनरेट होकर ट्रांसमिट होने का काम करेगी। सो दिस इज नोन एज अ ग्रूड प्लेट कैम। मतलब क्या है, शेप प्लेट के जैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप, लेकिन उसके अंदर क्या किया गया है, ग्रूव बनाया गया है। सो जब ये प्लेट घूमेगी ड्राइवर के साथ में, तो ये जो फॉलोअर है ये ड्रिवन का काम करेगा, और वो किसके साथ में घूमेगा, तो प्लेट के अंदर बना हुआ जो ग्रूव होता है या स्लॉट होता है उसके अंदर जाके ये बैठता है, और फॉलोअर उसको फॉलो करने का काम करता है। फॉलोअर का मतलब होता है फॉलो करना, उसका पीछा करना। तो ये किसका पीछा करता है, तो पर्टिकुलर प्रोफाइल का पीछा करता है। तो ये प्रोफाइल जैसे रहेगी उसके हिसाब से ये क्या करता है, मोशन या पावर को ट्रांसमिट करने का या पर्टिकुलर जगह तक पर्टिकुलर सिग्नल पहुंचाने का काम इसके जरिए किया जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है दैट इज नोन एज अ सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कैम के टाइप में कैम में फॉलोअर कैम शाफ्ट जो होता है उसके एक्सिस के साथ पैरेलल प्लेन में क्या करता है, घूमता रहता है। तो सिलेंड्रिकल कैम में ये कैसे घूमता है, एक्सिस के साथ में मोस्ट ऑफ ऑल पैरेलल घूमने का काम करता है। तो ये क्या हो गया उसका एक्सिस, तो ये इसके साथ में ही पैरेलल ही घूमने का काम करता है। ये क्या हो गया सिलेंड्रिकल कैम के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैम ड्राइव कहते हैं। तो कैम और कैम फॉलोअर जब इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो उनके थ्रू क्या बनता है, कैम ड्राइव बनता है। सो इस प्रकार के ड्राइव में पावर जो होती है उस पावर को प्रत्यक्ष रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। पावर डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है कहां पे, तो कैम ड्राइव सिस्टम की वजह से, और ये मेटल से बनाए जाते हैं जो कि हमेशा सेंटरलेस होते हैं, सेंटर में नहीं होते। कैम सिस्टम में कैम जो होते हैं मोस्टली सेंटरलेस होते हैं, या फिर कैम प्रोफाइल जो होती है सेंटरलेस होती है। सो वर्क जो होता है या वर्क
के अनुसार या कार्य के अनुसार शाफ्ट पर एक या अधिक कैम फिट किए जा सकते हैं। तो हमें किस प्रकार का फॉलोअर मोशन रिक्वायर्ड होता है, उस तरीके से क्या किए जाते हैं, तो कैम जो होते हैं, नंबर ऑफ कैम्स को फीड किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कैम शाफ्ट दिखाया गया है, यहाँ पे एक कैम शाफ्ट है, यहाँ पे कैम शाफ्ट है, कुछ ये क्रैंक शाफ्ट की दिखाया गया है। क्रैंक शाफ्ट भी एक तरीके से कैम शाफ्ट की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन ये मोशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और सॉरी, ये जो है क्रैंक शाफ्ट ये पावर को ट्रांसमिट करता है और ये मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। कैम शाफ्ट यहाँ पे दिखाया गया है, टाइमिंग बेल्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। वॉल कहाँ पे है इंजन के, वो दिखाया गया है। पिस्टन का मूवमेंट दिखाया गया है और इसी का जो आधा सेक्शन है उसको यहाँ पे दिखाया गया और इंजन को पूरे तरीके से यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया गया। तो कैम जो होता है, ये कैम जब चलते हैं तब ड्राइव से एक गोल घूमने वाली, मतलब ही क्या है, रोटेटिंग मोशन जो है या रोटेटिंग स्पीड जो है, इस रोटेटिंग स्पीड को कैम ड्राइव के थ्रू आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे चलने वाली गति के अंदर कैम ड्राइव के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कैम ड्राइव की मदद से हम लोग सर्कुलर होने वाली या गोल घूमने वाली जो मोशन होती है या गति होती है, उसको ऊपर नीचे और आगे पीछे, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो मूवमेंट या पावर को उस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। इस तरीके से पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैम ड्राइव की मदद से ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो एरो है उस एरो को दिखाना है, देखना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, इंजन, यहाँ पे क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो है, ये इंजेक्टर दिखाया गया है, ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे दर्शाया गया है। यही फ्यूल इंजेक्टर का पोजीशन जो है छोटे साइज में यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि डायग्राम इतना बड़ा नहीं दिखा सकते, तो इसको 3 डायग्राम में कट करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे पिस्टन का पोजीशन दिखाया हुआ है, ओके। एयर कहाँ से आती है वो दिखाया गया है। क्रैंक केक्स जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। क्रैंक शाफ्ट जो है कहाँ पे बिठाया जाता है, तो ये क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है। क्रैंक शाफ्ट ये क्या है, पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड पिस्टन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, पिस्टन रॉड ऊपर नीचे होगा और क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड मोशन होती है या पावर चाहिए होती है, वो पावर कहाँ से आती है, तो ऊपर की तरफ से आती है। ऊपर जिसे टाइमिंग बेल्ट ड्राइव कहा जाता है। ये टाइमिंग बेल्ट ड्राइव, यहाँ पे टाइमिंग बेल्ट ड्राइव क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम या सीक्वेंस के हिसाब से उसको चलना होता है। तो जो टाइमिंग बेल्ट्स होते हैं उसके अंदर टीथ बने हुए रहते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही सीखा है बेल्ट और बेल्ट ड्राइव के अंदर। और इस टाइमिंग बेल्ट ड्राइव सिस्टम में क्या लगा हुआ रहता है, तो जो कैम ड्राइव होता है या कैम शाफ्ट होता है वो लगा हुआ रहता है, जिसके ऊपर अलग अलग कैम्स जो होते हैं अलग अलग डिग्रीज में, या हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन में बने हुए रहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी पोजीशन कैसे है, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। तो ये कैम शाफ्ट यहाँ पे दिखाया गया है। और इसको फॉलो करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैम को फॉलो करने के लिए फॉलोअर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे फॉलोअर का काम कौन कर रहा है, तो ये वॉल कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे ये वॉल्स यहाँ पे है, ये एज अ फॉलोअर का काम कर रहे हैं। तो फॉलोअर कहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो जो वॉल्स होते हैं इन वॉल के ऊपरी हिस्से में ये फॉलोअर लगा हुआ है। तो जैसे ही आपका पावर ट्रांसमिट होता है, मतलब क्या है, इंजन घूमता है, तो ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो कैम है ये कैम घूमता है। जैसे ये कैम घूमता है, ये किसको प्रेस करता है, इंजेक्टर को ओपन करता है। इंजेक्टर जैसे ओपन हो जाता है वो क्या करता है, फ्यूल को अंदर छोड़ देता है, जहाँ पे स्पार्क होने की वजह से एक पावर जनरेट होती है या धक्का मिलता है, और धक्का लगने से इंजन जो है ये इंजन स्टार्ट होता है। और ये हमेशा कब होगा, फ्यूल कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आना चाहिए, कौन से टाइप के सिलेंडर ब्लॉक में वो जाना चाहिए, ये सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग बेल्ट। तो टाइमिंग बेल्ट को चलाने का काम या उसको बराबर टाइमिंग देने का काम किसके थ्रू किया जाता है, ये जो कैम शाफ्ट होता है उसके ऊपर जो कैम लगे हुए रहते हैं, कैम प्रोफाइल्स,
उन क्रैम प्रोफाइल्स की वजह से हमें कौन से सिलेंडरिकल ब्लॉक में इंजेक्टर के थ्रू ऑयल को छोड़ना है। मतलब ऑयल मतलब क्या हो गया, डीजल, पेट्रोल, जलने वाला जो पदार्थ है वो इंजन सिलेंड्रिकल ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, वो कंट्रोल करने का काम कैमशाफ्ट के जरिए किया जाता है। तो ये फंक्शनिंग कैसे होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये घूम रहा है। तो जैसे ये घूम रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो घूम रहे हैं ये घूमते हुए यहाँ पे दिखाई जाते हैं। तो जैसे ये घूमते हैं, घूमते समय ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर सिग्नल जो होता है वो सिग्नल कहाँ पे पहुंचाते हैं, इस इंजेक्टर को पहुंचाते हैं। और इंजेक्टर क्या काम करता है, तो इंजेक्टर इंजेक्ट करने का काम करता है। क्या इंजेक्ट करता है, तो जो फ्यूल है उस फ्यूल को सिलेंड्रिकल ब्लॉक के अंदर या पिस्टन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करने का काम करता है। तो इंजेक्टर कहाँ पे लगे, इसके दूसरे डायरेक्शन में इंजेक्टर लगे हुए हैं। इसके लिए यहाँ पे इंजेक्टर दिखाया नहीं, यहाँ पे दिखाया गया है इंजेक्टर कैसे लगा हुआ है। तो जैसे ही इंजेक्टर यहाँ पे इंजेक्ट करता है उस डीजल या पेट्रोल को, मतलब फ्यूल को, तो फ्यूल क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने की वजह से पिस्टन को अपनी एक गति मिलती है। तो ये पिस्टन कैसे जाएगा, घूमना चालू करेगा। घूमने की वजह से यहाँ पे पावर और मोशन जनरेट होता जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये कैम की वजह से हम लोग सहज तरीके से क्या कर सकते हैं, फंक्शनिंग उसका करवा सकते हैं। सो कैम, विदाउट कैम ड्राइव हम लोग इंजन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। सो हर एक इंजन ब्लॉक के लिए या हर एक पिस्टन ब्लॉक के लिए जो इंजेक्टर्स होते हैं, ये इंजेक्टर्स एक ही टाइम पे ऑपरेट नहीं किए जाते। तो कैम की वजह से उसको क्या होता है, एक टाइमिंग मिल जाता है और जिसकी वजह से बराबर उसी टाइम पे फ्यूल को वो इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैम ड्राइव का एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। सेम ऐसे ही कन्वेयर सिस्टम में भी कैम ड्राइव का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पर्टिकुलर पावर और मोशन को ट्रांसमिट करते। तो वहाँ पे पावर और मोशन को कन्वेयर पे कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, तो जो लोड होता है या सामान होता है उसको कन्वेयर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। सो फॉर दैट हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कैम ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाते हैं। सो कैम और कैम ड्राइव क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी कैम ड्राइव सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो ये क्या है, ऑटोमेटेड पंचिंग मशीन दिखाई गई है। तो अगर यहाँ पे पेपर या कार्ड को होल करने वाली जो पंचिंग मशीन है उसका ऑपरेशनल तरीका दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये प्रोफाइल है। ये क्या हो गई, कैम प्रोफाइल हो गई। अगर हम लोग देखेंगे तो ये फ्लैट प्लेट है, मतलब ये क्या है, ये फ्लैट टाइप का कैम है, ओके। और उसकी ये प्रोफाइल से, और उसको फॉलो करने का काम ये फॉलोअर्स कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको घुमाया जाता है, रैक एंड पिनियन, अभी यहाँ पे क्या है, रैक और पिनियन मूवमेंट दी गई है। तो जैसे लीवर को घुमाते हैं क्या होता है, फॉलोअर्स के ऊपर, फॉलोअर्स किसको फॉलो करते हैं, उस प्रोफाइल को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही ये प्रोफाइल चेंज होती है, ये फॉलो करते करते क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। और यहाँ पे प्लेट के ऊपर या कागज है तो कागज के ऊपर होल बना दिए जाते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैम सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको हमें बताना है। तो क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे सिलेंड्रिकल कैम जो होते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ग्रूड प्लेट कैम जो होते हैं, उस ग्रूड प्लेट कैम का यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्रूड प्लेट कैम जो है वो फंक्शन करती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड गार्ड है। तो ऑटोमेटेड गार्ड को नॉर्मली ओपन और क्लोज करना है, तो कितने टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से हमें वो ओपन करना और क्लोज करना है ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आप जॉब को यहाँ पे लगा रहे हो और जितना समय जॉब को लगाने के लिए होता है उसी तरीके से टाइमिंग लगने वाला या टाइम उतना ही टाइम लेके कवर को ओपन और क्लोज करने वाला कैम ड्राइव सिस्टम जो है, यह कैम ड्राइव सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। ओके, सो यहाँ पे उसको क्या नाम दिया गया, दैट इज नोन एज द बॉक्स कैम। और ये क्या है, फॉलोअर है। तो जैसे ही जॉब जो है आपका रखा जाता है, रखने के बाद इंस्टेंटली क्या होता है, कवर जो है ये कवर ऊपर चला जाता है। आप जॉब को रखते हो और उतने समय में जॉब लॉक हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली कवर जो है वो क्लोज हो जाता है और आपका मशीन उसको ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो ये एक सिस्टम को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ग्रू कहाँ पे है ये दर्शाया गया है, डिस्क कहाँ पे है वो बताई गई है,
फॉलोअर कहाँ पे है और उसका मोमेंटम कैसे होता है वो दिखाया गया है, और फॉलोअर का एक सिंपल स्केच यहाँ पे दिखाया गया है साइड व्यू के अंदर। फ्रंट व्यू से वो कैसे दिखता है और साइड व्यू से कैसे दिखता है वो दोनों भी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, और उसका 3 डायमेंशनल व्यू भी यहाँ पे दिखाया गया है। सो कैम और कैम फॉलोअर सिस्टम को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, समझ लिया है। उसके बाद हमें जो देखना है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का ये आखिरी लेसन या टॉपिक हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमें ये देखना है कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, अभी हम लोग जो यहाँ पे टर्म्स देखने वाले या कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेने वाले हैं, ये फ्रॉम स्टार्ट टॉपिक टू एंड टॉपिक तक है। मतलब अभी हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन का फर्स्ट टॉपिक जो देखा था पुली के साथ में, वहां से लेके अभी टॉपिक नंबर हम लोग 16 तक आ गए। वहां तक पूरा हमें यहाँ पे क्या जानकारी लेना है, एक बेसिक जानकारी लेनी है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन से टर्म्स आते, तो उनको मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनको अच्छी तरीके से समझने पर आप क्या कर सकते हो, पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो, उसका अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हो। तो इन इम्पोर्टेंस टर्म जो है उसके अंदर पहला जो टर्म्स हमको देखना है ये कि ग्रुप ड्राइव जो होते हैं, ग्रुप ड्राइव मतलब कि पावर एक जगह से ट्रांसमिट होके आ रही है और उसको मशीन के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है या उसको लेके जाना है, और हर एक पार्ट को मशीन के अलग अलग तरीके से चलाना है। तो ऐसे कंडीशन में जो ड्राइव सिस्टम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ड्राइव कहते हैं। मतलब बहुत सारे शाफ्ट्स वहां पे लगे हुए, लेकिन वो मेन शाफ्ट नहीं होते, वो एज अ ड्रिवन शाफ्ट की तरह काम करते हैं। तो वो जो शाफ्ट्स होते हैं उन शाफ्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज अ ग्रुप ड्राइव। मतलब पावर एक जगह से आके उनको मिलती है और उनके द्वारा, उन ड्राइव्स के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग जगह पे या फिर मशीन के अलग अलग पार्ट या हिस्सों को पावर को दिया जाता है या उनके जरिए ऑपरेशंस किया जाता है। तो ग्रुप ड्राइव जो होते हैं उन ग्रुप ड्राइव में मेन शाफ्ट जो पावर को लाने का काम करता है, मतलब ही जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो मेन शाफ्ट होता है उस मेन शाफ्ट मोटर के द्वारा, बेल्ट या फिर चेन के द्वारा चलाया जाता है। और काउंटर शाफ्ट जो होता है, काउंटर शाफ्ट भी हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ शाफ्ट के अंदर। तो काउंटर शाफ्ट मतलब क्या है, मेन मतलब ड्राइवर शाफ्ट हो गया, काउंटर मतलब ड्रिवन शाफ्ट हो गया। तो काउंटर शाफ्ट जो होता है, काउंटर शाफ्ट को मेन शाफ्ट से बेल्ट के द्वारा चलाया जाता है। मतलब ड्राइवर टू ड्रिवन पावर कैसे आती है, एक तो बेल्ट ड्राइव के थ्रू आती है, और मेन ड्राइव जो होता है उसको किसके द्वारा चलाया जाता है, बेल्ट या फिर चेन के द्वारा चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट, लिंक्ड बेल्ट जो होते हैं। लिंक्ड बेल्ट मतलब क्या, जोड़े हुए या जोड़ दिए हुए। वो केवल वी ग्रूव वाली जो पुली होती है उनके साथ में ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रॉस बेल्ट की, तो क्रॉस बेल्ट का यूज करने से ड्राइवर और ड्रिवन पुली जो होती है ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। अगर हम लोग क्रॉस बेल्ट की बात करेंगे तो बेल्ट कैसा बैठता है, उसके अंदर क्रॉस बैठता है। सो जिसकी वजह से ड्राइवर और ड्रिवन पुलिया जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमती है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। पुली जो होती है उनके फेस के ऊपर थोड़ा सा उभार दिया होता है जिसको हम लोग कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्सिटी वाला जो फेस होता है पुली का दैट इज नोन एज अ क्राउनिंग। और क्राउनिंग करने की वजह से क्या होते हैं, पुली के ऊपर से बेल्ट की जो फिसलने की चांसेस होते हैं वो पूरे तरीके से निकाल दिए जाते हैं, और बेल्ट कैसा रहता है, सेंटर में बना रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है कि रेजिन पाउडर। हम लोगों ने देखी है कि रेजिन पाउडर क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसको टैलो कहते हैं हम लोग। तो मैंने पहले ही बोला है, तो रेजिन पाउडर का बेनिफिट क्या होता है या वो क्यों इस्तेमाल में लाई जाती है और कहाँ पे, तो पुली और बेल्ट सिस्टम में उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। क्यों इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं यूजिंग रेजिन पाउडर।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो पुली का जो फेस होता है उसके ऊपर बेल्ट कांटेक्ट करके चलता है, और जब वो कांटेक्ट एरिया कम होता है तो बेल्ट की तरफ से या बेल्ट ड्राइव सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो कम होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है जिसको हम लोग कांटेक्ट आर्क कहते हैं, कांटेक्ट आर्क ऑफ अ बेल्ट या रैपिंग एंगल जिसको कहा जाता है, वो रैपिंग एंगल बढ़ाना जरूरी है। मतलब क्या है, बेल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पुली की कांटेक्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो आर्क बढ़ाने के लिए या रैपिंग एंगल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, स्लैकनेस निकाल दिया जाता है बेल्ट के अंदर का, जो लूजनेस रहता है एक साइड में जो लूजनेस आता है वो निकालने के लिए फिर क्या किया जाता है, जॉकी पुली की मदद ली जाती है। मतलब रैपिंग एंगल बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाना है पुली के ऊपर, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका जो एक साइड का जो स्लैकनेस होता है या लूजनेस होता है उसको कम करना है, तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, जॉकी पुली इस्तेमाल में लाई जाती है। और ये जॉकी पुली का इस्तेमाल कौन से बेल्ट ड्राइव सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जॉकी पुली के इस्तेमाल से किसी भी तरह का स्पीड वेरिएशन नहीं होता है। मतलब क्या है कि हम लोगों ने अगर सिस्टम में जॉकी पुली का इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का स्पीड जो है, ये स्पीड के मतलब ही मोशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब स्पीड में बदलाव नहीं आता, क्योंकि जॉकी पुली जो होती है एज अ बेरिंग की तरह फंक्शन करती है, वो सपोर्ट देती है और उसके साथ में ही घूमती है, तो जिसकी वजह से वो कोई भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं करती। तो उसका बेनिफिट क्या है, खाली वो टेंशन क्रिएट करती है, एरिया बढ़ाती है, लेकिन वो फ्रीली घूमते हैं बेरिंग की तरह, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पीड में वेरिएशन नहीं आता जॉकी पुली की इस्तेमाल की वजह से। उसके बाद ये समझना है कि गियर की जो घूमने की दिशा है वो अगर हमें बदलनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ड्राइवर और ड्रिवन गियर जो होते हैं उनके बीच में आइडिलर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। आइडिलर गियर मतलब जैसे आइडिलर पुली होती है छोटे साइज की, वैसे ही आइडिलर गियर आता है जिसको पिनियन गियर के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग, तो उस गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पिनियन गियर या आइडिलर गियर भी आप क्या कह सकते हो, उसको कह सकते हो। डबल हेलिकल गियर जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, हेरिंगबोगन गियर के नाम से भी पहचानते हैं। उसके बाद दो शाफ्ट है, उन दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करना और उनके अंदर अगर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है तो उस मिस अलाइनमेंट को एडजस्ट करना, तो ये काम कपलिंग के द्वारा ही किया जाता है, या इस काम के लिए कपलिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। क्लच का यूज जो है ड्राइवर और ड्रिवन पार्ट्स को या यूनिट्स को जोड़ने के लिए और उनको अलग करने के लिए किया जाता है। ये काम जब इंस्टेंटली करना है तो ऐसी जगह पर क्लचेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, इंस्टेंटली कनेक्ट और इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट करना है ड्राइवर और ड्रिवन यूनिट्स को, तो क्लच वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रोप ड्राइव सिस्टम की, तो रोप ड्राइव सिस्टम का यूज जो है ये हेवी पावर और हेवी लोड को अधिक दूरी तक ले जाना है ट्रांसमिट करके, तो ऐसी कंडीशन में रोप ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है। सो बाइसिकल जो होती है, उस बाइसिकल में पावर ट्रांसमिशन के चेन, बाइक के अंदर पावर ट्रांसमिशन के लिए चेन ड्राइव सिस्टम को इस्तेमाल में लाया जाता है और पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के तौर पे गियर ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग कहें तो लेदर बेल्ट जो होती है, उस लेदर बेल्ट की दो साइड्स होती है, एक रफ होती है तो एक स्मूथ होती है। सो लेदर बेल्ट की जो स्मूथ साइड होती है उसे हेयर कहा जाता है, HAIR हेयर या हेयर साइड कहते हैं, और जो रफ साइड होती है उस रफ साइड को फ्लैश साइड भी कहा जाता है, FLESH मतलब फ्लैश, लाइट
का जो फ्लैश, हम लोग मोबाइल का फ्लैश गिराते, उसका जो स्पेलिंग है वही। तो एक रफ स्मूथ साइड को हेयर साइड कहा जाता है और रफ साइड को फ्लैश साइड कहते हैं। वी बेल्ट का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे वेलोसिटी रेशियो अधिक हो। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि गियर जो होते हैं उन गियर्स को हम लोग अगर एक पैरेलल लाइन में मैच करेंगे और जब उनको घूमने जाएंगे तो क्या होता है, ड्राइवर गियर अलग दिशा में घूमता है, ड्रिवन गियर अलग दिशा में घूमता है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें कि अगर गियर असेंबली में एक गियर इंटरनल फिट किया है और दूसरा एक्सटर्नल, मतलब एक गियर एक्सटर्नल है और एक गियर इंटरनल है और उनको अगर घुमाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों भी गियर जो है ये एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, मतलब एक ही दिशा में घूमते हैं। जब हम लोग किसी जगह पर बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एज पर द रूल बेरिंग जो होती है उसका टेम्परेचर इस्तेमाल होने वाली जगह पर 60 to 70 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो बेरिंग के अंदर का जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल है क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बाद में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वहां से वो बह के निकल जाएगा, बेरिंग ड्राई हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन की वजह से घिसावट होने की वजह से उसके रोलिंग एलिमेंट भी खराब हो जाएंगे, इंटरनल रोलिंग एलिमेंट का जो वेव्स है वो वेव भी खराब हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, बेरिंग पूरी तरीके से वर्कआउट हो जाएगी, मतलब क्या है, काम से बाहर चली जाएगी। पुली जो होती है ये शाफ्ट के ऊपर बिठाई जाती है। शाफ्ट और पुली जब घूमती है तो ये ध्यान में रखना है कि शाफ्ट का एक्सिस जो होता है ये हमेशा कैसे रहता है, स्थिर रहता है, ये कभी हिलता नहीं है और उस शाफ्ट के ऊपर ही बाकी सभी घूमने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो माउंट किए जाते हैं। आप कौन सा भी पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल लो, विदाउट शाफ्ट आप पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि पावर ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसके अंदर शाफ्ट का अनन्य साधारण महत्व है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के अंदर या सिस्टम के अंदर वो क्या होता है, शाफ्ट। बिना शाफ्ट के आप कभी भी कैसे भी पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइसेज जो होते हैं लाइक गियर, पुलीज, स्प्रॉकेट्स, कैम, क्लचेस, ये सभी कहाँ पे बैठाए जाते हैं, शाफ्ट के ऊपर बैठाए जाते हैं। तो अगर शाफ्ट को ही निकाल दिया जाए तो उनको कनेक्ट करने के लिए कोई भी मीडिया वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आप जनरेट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए शाफ्ट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, या फिर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर शाफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें पुली ड्राइव और गियर ड्राइव के बीच में, तो पुली ड्राइव और गियर ड्राइव में गियर ड्राइव सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर गियर ड्राइव के अंदर स्लिपरेज के चांसेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही कम, स्लिपरेज होता ही नहीं। एक्चुअली गियर ड्राइव सिस्टम में स्लिपरेज होता ही नहीं है। अगर गियर का टीथ खराब हो जाए तो स्लिपरेज का चांसेस या ट्रांसमिशन जो होता है पावर का या मोशन का वो रुक सकता है, लेकिन अगर गियर सही कंडीशन में है तो अगर कंपेयर करेंगे तो वो अच्छी तरीके से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन गियर ड्राइव सिस्टम से हम लोग लंबी दूरी तक, एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव सिस्टम, लंबी दूरी तक पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जो कि हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, बेल्ट ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। सो ये ध्यान में रखना है कि बेल्ट ड्राइव, फिर होता है चेन ड्राइव, फिर हम लोग कह सकते हैं पुली या रोप ड्राइव, उसके बाद गियर ड्राइव, फिर क्लचेस, कपलिंग्स, ये सभी क्या है, तो पावर ट्रांसमिशन करने वाले एलिमेंट्स हैं। लेकिन इनको अलग अलग पर्पज के हिसाब से ही इस्तेमाल में लाया जाता है। इनके कुछ पर्पज जो है इस्तेमाल के वो स्पेसिफिक है, तो जैसा पर्पज है उसी के हिसाब से इन सभी मीडिया को इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब क्या है, एक मध्यम दूरी तक आपको पावर को ट्रांसमिट करके ले जाना है और ये ट्रांसमिशन करते समय पावर और मोशन का, तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंजन के ऊपर या मशीन के ऊपर लोड आता है या सिस्टम के ऊपर, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर लोड आता है, तो लोड आने की वजह से पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट जो है, ये पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट लाइक अ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हो गए किसी भी मशीन के अंदर,
तो वो डैमेज ना हो, तो वहां पे गियर ड्राइव सिस्टम फेल हो सकती है। मतलब क्या है, अगर आपने पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स के अंदर डायरेक्टली गियर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, गियर जाम हो जाएंगे और जिसकी वजह से मोटर के ऊपर असर होगा और मोटर जल जाएगी। वही बेल्ट ड्राइव सिस्टम की अगर बात करें तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्लिपरेज होने के चांसेस होते हैं। सो जब लोड आता है तो क्या हो जाता है, पुलिया जो है ये पुलिया घूमती है, बेल्ट अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं, वो फिसल जाता है, स्लिप होता है, और जिसकी वजह से मेन पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट जो है मोटर जैसी चीजें वो लोड आने से या लोड आने की वजह से जलने से बच जाते हैं। हम लोग उसको प्रिवेंट करते हैं, तो मशीन की लाइफ इसकी वजह से बढ़ जाती है। सो इसीलिए जितनी भी मशीन से कितनी भी महंगी मशीन होने दो, आपको वहां पे पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट जो होता है ड्राइवर टू ड्रिवन, ये हमेशा क्या मिलेगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम के तौर पे ही मिलेगा। बहुत ही कम मशीन या इंजन के अंदर बेल्ट ड्राइव सिस्टम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल सभी जगह पे आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो होती है ये मिल जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर सीमा होती है बेल्ट ड्राइव सिस्टम की। आप अगर कॉम्पैक्ट जगह है, वहां पे आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, तो वहां पे आप बेल्ट ड्राइव सिस्टम नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को कहना है, जैसे कि आपकी बाइक के अंदर, आपके बाइक के अंदर पावर प्रोड्यूसिंग चीज क्या है, तो इंजन। तो इंजन से पावर वो प्रोड्यूस हो रही है, बराबर है, और उसको कहां पे भेजा जा रहा है, आपके व्हील तक भेजा जा रहा है। तो वहां पे क्या आप बेल्ट ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंजन से स्प्रॉकेट या कनेक्टिंग जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर एक स्प्रॉकेट लगा हुआ रहता है। ये स्प्रॉकेट का अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है, तो चेन का लिंकेज लगा हुआ रहता है, एक छोटी सी चेन लगी रहती है, दैट इज नोन एज अ टाइमर चेन। सो टाइमर चेन क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। लेकिन एक ध्यान में रखना है, जगह कैसी है, कॉम्पैक्ट है, एकदम छोटी है, तो वहां पे अलग अलग टाइप का वेरिएबल स्पीड रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए वहां पे गियर जो होते हैं, अलग अलग टाइप के गियर असेंबली वहां पे बैठाई जाती है मेन पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के अंदर, मतलब इंजन के अंदर। लेकिन जब वो पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहां पे बेल्ट ड्राइव नहीं लगा सकते, क्या? क्योंकि वो ज्यादा लंबी दूरी तक भी नहीं है और स्लिपरेज होने के चांसेस उसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि आप वेरिएबल स्पीड के ऊपर गाड़ी को चलाते हो। तो वहां पे बेल्ट ड्राइव लगाया तो बेल्ट ड्राइव हमेशा स्लिप होता रहेगा, ऑयल का लगने का चांसेस वहां पे होता है, क्योंकि इंजन के अंदर आप ऑयल इस्तेमाल करते हो। तो ऑयल की वजह से क्या हो सकता है, बेल्ट घिस सकता है, इंजन गर्म होता है, बेल्ट रबर से बना हुआ रहता है, कैनवास का मिक्सचर होता है, तो उसको असर होने के बाद बेल्ट हार्ड भी हो सकता है, घिस घिस के वो स्मूथ भी हो सकता है, तो वापस वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए बेल्ट ड्राइव को वहां पे इस्तेमाल नहीं करते। और जगह कैसी रहती है, वो कॉम्पैक्ट रहती है, तो वहां पे बेल्ट ड्राइव आएगा ही नहीं, क्योंकि बेल्ट ड्राइव मोस्टली कॉम्पैक्ट सिस्टम में काम करता ही नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, चेन ड्राइव करते हैं, गियर ड्राइव सिस्टम और चेन ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इस्तेमाल होने वाली जगह कैसी है, पर्पज कैसा है, और वहां पे कंडीशंस कैसे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम लोग कैसे, एटमॉस मतलब क्या है, खाली हवामान में होने वाला बदल नहीं है। तो ये भी समझना है कि वहां पे जब वो पार्ट काम करेगा तो वो हीट जनरेट करेगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, तो वो पार्ट वहां पे काम करेगा कि नहीं, ये पे देख के कौन सा पार्ट या कौन सा एलिमेंट या डिवाइस वहां पे इस्तेमाल करना है, कौन सी सिस्टम को वहां पे अप्लाई करना है, वो देखा जाता है। तो इसी के हिसाब से बाइक के अंदर आपको गियर ड्राइव सिस्टम और चेन ड्राइव सिस्टम मिलते, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के तौर पे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाने वाले जो शाफ्ट्स होते हैं या इंटरसेक्ट करने वाले जो शाफ्ट्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बीवेल गियर का। मतलब वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के अंदर पावर को ट्रांसमिट करता है, नॉर्मल बीवेल गियर जो होता है वो। तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए बीवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लचेस के टाइप देखिए, उसके अंदर फ्रिक्शन क्लच होता है। तो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन के साथ में काम करने वाला, और दूसरा होता है कौन सा, जिसके अंदर फ्रिक्शन होता नहीं है, बराबर है। मतलब एक ड्राई क्लच होता है और एक कैसा क्लच होता है, वेट क्लच होता है, बराबर है। ड्राई में मतलब कैसा है, उसमें ऑयल नहीं होता है। वेट क्लच कहाँ पे होता है, इंजन के अंदर। ड्राई क्लच कहाँ पे होता है, इंजन के बाहर होता है। ड्राई क्लच जो होता है वो हमेशा एयर के द्वारा कूल किया जाता है। वेट क्लच जो रहता है वो इंजन ऑयल के अंदर डूबा रहता है, तो इंजन ऑयल उसको ठंडा करता है। तो ये हम लोगों ने सभी देखा था। तो जो ड्राई क्लच होते हैं, जिसको हम लोग फ्रिक्शन क्लच कहते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो लाइट वर्क्स में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, हल्के कामों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और इंजन के अंदर ओवरलोडिंग से
बचाव होने के लिए सेफ्टी कपलिंग जो होती है, उन सेफ्टी कपलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब देखिए कि हम लोग अगर देखेंगे तो जैसे बेल्ट ड्राइव सिस्टम का भी इस्तेमाल जाता है, वैसे ही सेफ्टी कपलिंग जो उससे होती है उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सेफ कपलिंग या सेफ्टी कपलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए स्प्लाइन जो होती है उन स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लाइन मतलब उसके ऊपर गियर के जैसे लाइनें बनी हुई रहती है, टीथ बने हुए रहते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, एक्सिस के साथ में पैरेलल टीथ बने हुए रहते हैं और नजदीक नजदीक वो टीथ बने हुए रहते हैं स्प्लाइन, जिसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो स्प्लाइन कहाँ पे हो यह है या कौन सी चीज वहां पे बिठाई गई, जो हमारा पैडल होता है, किक जो होती है बाइक की, वो जिस शाफ्ट के ऊपर बिठाई जाती है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से देखोगे तो वहां पे वो स्प्लाइन किया हुआ है, दैट इज नोन एज अ स्प्लाइन शाफ्ट। अगर किसी पुली का क्राउनिंग बहुत ही कम हो तो उसकी वजह से बेल्ट जो है क्रैक होने की संभावना ज्यादा रहती है जब हम लोग बेल्ट सिस्टम को चला रहे हो तब। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि एक्सियल थ्रस्ट लोड है, एक्सियल थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ ढकेलने वाला लोड या ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला, अर्थ की तरफ आने वाला या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आने वाला जो लोड होता है, दैट इज नोन एज एक्सियल थ्रस्ट लोड। सो वहां पे कौन सी बेरिंग इस्तेमाल होती है, तो टेपर रोलर बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर हम लोग पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो लूज पुली शाफ्ट के ऊपर हमेशा फ्री घूमती है और फास्ट पुली शाफ्ट के साथ में नट बोल्ट या फिर की के द्वारा जोड़ी रहती है। सो फास्ट पुली शाफ्ट के साथ में घूमती है तो लूज पुली शाफ्ट के ऊपर फ्री घूमती है, वो शाफ्ट के मूवमेंट के साथ में खुद को मूव नहीं करवाती। यह हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि वर्म गियरिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी रेशो प्राप्त होता है। वर्म गियर असेंबली में वेलोसिटी रेशो की मात्रा कैसे बाकी के मुकाबले ज्यादा मिलती है। अगर हम लोग बात करें हेरिंगबोगन गियर की, मतलब ही डबल हेलिकल गियर की, तो इसके अंदर एक्सियल थ्रस्ट जो होता है, ये एक्सियल थ्रस्ट हमेशा कैसा होता है, कम होता है। वी बेल्ट जो होते हैं, ये वी बेल्ट केवल ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन माने जाते हैं। जब हम लोग किसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को बना रहे होते हैं तो वहां पे एक साइड में आपको अगर बेल्ट ड्राइव सिस्टम लगाना है तो ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर एक पुली जो होती है ड्राइवर पुली होती है, दूसरी पुली जो होती है ड्रिवन पुली होती है। तो ये ड्राइवर और ड्रिवन पुली जो होती है वो या उन पुलियों के बीच सेंटर डिस्टेंस जो होता है, बड़ी पुली जो होती है उसके डायमीटर का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, जो बड़ी पुली है उसका जो डायमीटर है मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करोगे तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ना कि वो कम रहना चाहिए। अगर ऐसा कम रहेगा तो सही तरीके का पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। शाफ्ट का ऐसा हिस्सा जो बेरिंग के अंदर रहता है, दैट इज नोन एज अ जर्नल। मतलब क्या है, बेरिंग के अंदर रहने वाला शाफ्ट का पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज अ जर्नल। उसे जर्नल के तौर पे कहा जाता है या फिर बताया जाता है कि जो पार्ट शाफ्ट का बेरिंग के अंदर इंसर्ट होता है या रहता है दैट इज नोन एज अ जर्नल। अगर हम लोग बात करें वर्म गियर की, तो किसी वर्म गियर में वर्म जो होता है उस वर्म के टीथ 40 है और वर्म डबल स्टार्ट है, तो उसका जो वेलोसिटी रेशो है, ये वेलोसिटी रेशो 1:20 होना चाहिए। कपलिंग जो होती है ये रोटरी मोशन को, मतलब क्या है, गोल घूमने वाली मोशन को एक्सियल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है, मतलब अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती।
डॉग क्लच को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव क्लच के तौर पे देखते हैं। रैक और पिनियन गियर सिस्टम का या रैक एंड पिनियन गियर ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग गियर ड्राइव के अंदर जो रोटरी मोशन होती है, मतलब गोल घूमने वाली जो गति होती है, उसको आगे पीछे होने वाली गति के साथ में बदल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। बेल्ट जो होता है, उस बेल्ट को स्लिप होने से रोकने के लिए उसके इंटरनल फेस के ऊपर टैलो रेजिन पाउडर जो होती है, ये टैलो रेजिन पाउडर इस्तेमाल की जाती है या लगाई जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रिक्शन बढ़ता है और उसका स्लिप होने का चांसेस कम होता है। सो मेश किया हुआ जो दो गियर्स होते हैं, मतलब जोड़े गए जो दो गियर्स होते हैं एक दूसरे के साथ में जोड़े गए, या मेश करना मतलब जोड़ना, तो मेश किए हुए जो दो गियर्स होते हैं उनके बीच में बैकलैश तब होता है जब दोनों गियर्स के बीच क्लियरेंस हो। बैकलैश मतलब एक पर्टिकुलर गैप बनना, दैट इज नोन एज द बैकलैश, मतलब ये क्लियरेंस। तो क्लियरेंस कब होता है, सॉरी बैकलैश कब होता है, तो क्लियरेंस होगा। तो क्लियरेंस, इट इज क्लियरेंस मीन्स बैकलैश, मतलब थोड़ी सी जगह वहां पे छूट जाती है और एक तरीके का स्लिपरेज वहां पे क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज द बैकलैश। मतलब क्या है, चलते चलते फिसल के एक दूसरे को ढकेलना या एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए ढकेले ले जाना, दैट इज नोन एज अ बैकलैश, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये समझ लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू very much for attending this session.